हेलो गाइज, 3 डेज क्लास में आप लोग का स्वागत है। और मैं प्रभात रंजन सर। जो कड़ी चल रही थी PYQ सीरीज की, उसकी अगली कड़ी हम लेके आए। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था आपको पुर्तगाली कंपनियों का आगमन कैसे देखेंगे। कल पूरी कहानी बताया था हमने कि कैसे कंपनियां जो है पश्चिमी यूरोप की कंपनियां धीरे धीरे यहाँ आने लगी। तो उसी कड़ी में आगे हम आज पढ़ाएंगे आपको ब्रिटिश कंपनी के बारे में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और उससे जो भी संबंधित प्रश्न होंगे वो भी हम कराएंगे साथ में। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ऐसा क्या प्रभाव पड़ा कि पुर्तगाली के बाद ब्रिटिश कंपनी भी भारत की तरफ देखने लगा। एशियाई व्यापार पर अंग्रेजी व्यापारियों का लालच भी नजर आने लगे। कैसे लालच आई? तो उन्होंने देखा कि जो पुर्तगाली कंपनियां हैं यहां से जो व्यापार कर रहे थे मसाले के, सोने के, रेशम के, मोतियों के, उससे भारी मुनाफे कमा रहे थे। और उस मुनाफे के बाद इनकी आंखें चौंका गई कि अब हमें भी भारत की तरफ यानी एशिया की तरफ, खासकर एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ रुख करना चाहिए और व्यापार करना चाहिए। इसी सोच से वो आगे बढ़े। और जिस रूट से, देखिए आप फिगर में दिखा देते हैं, जिस रूट की खोज की गई थी, जिस रूट की खोज की गई थी उसी रूट से ये ब्रिटिश कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई। उसके पहले ने कंपनी स्थापित किया, 1599 में एक मर्चेंट नेबर कंपनी स्थापित किया। फिर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ के आज्ञा पत्र से उन्होंने एक कंपनी स्थापित कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो व्यापार करने के लिए चली कहां? एशिया की तरफ। जिस रूट से आए थे ये लोग, जिस रूट से, ब्रिटिश, देखिए यहां ब्रिटिश से है, जिस रूट से आए थे केप ऑफ गुड होप के रास्ते में एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ जाने के लिए वही रूट का उन्होंने फॉलो किया कि वो रूट की खोज क्या पुर्तगीज जो नाविक थे वो कर चुके थे। जो आज्ञा पत्र मिला उनको, वो आज्ञा पत्र ये था कि 1600 ईस्वी में कि केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीकन कंट्री का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, दक्षिणतम पॉइंट जिसको बोलते हैं हम लोग, कलर चेंज कर ले थोड़ा, हाँ, केप ऑफ गुड होप से पूर्व की तरफ यानी ईस्ट की तरफ 15 वर्षों का एक आज्ञा पत्र दिया गया कि 15 वर्षों तक आप व्यापार कर सकते हैं। क्या? केप ऑफ गुड होप से पूर्व की तरफ। और उसी रूट से वो पहुंचे वहां भारत के तट पे पहुंचते हैं। वो कहां? भारत के पश्चिमी तट पे पहुंचे। और उसके बाद धीरे धीरे वो दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ भी व्यापार करेंगे। ये है कहानी ब्रिटिश कंपनी की। भाई देखा उन्होंने कि क्या भाई व्यापार, कौन पुर्तगाली कंपनी मुनाफे का सौदा कर रहा है, तो उन्होंने भी चला सौदा करने के लिए और व्यापार करने के लिए। उसके बाद देखेंगे कि पहला कौन आया। अब एक एक करके कि पहला कौन आया ये देखना है हम लोग को। इसीलिए वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, फिगर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। देखिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं जो भारत में बाद में धीरे धीरे ये सैनिक साम्राज्य स्थापित भी किए, सैन्य स्थापित भी किए। अच्छा, ये कहानी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने आई इंडिया में तो उनके सिर्फ व्यापार उद्देश्य नहीं रहा, दूसरा उद्देश्य इन्होंने बताया कि कूटनीतिक माध्यमों से युद्ध भी लड़ना है। जो छोटे छोटे रजवाड़े हैं उनसे युद्ध करके उनके क्षेत्र पे कब्जा भी करना है। और जहां फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे, कल ही बताए थे, फैक्ट्रिया का मतलब ये होता है व्यापारिक कोठियां, और उसके अंदर, उस कोठी के अंदर अफसर और उनके कार्यालय। उत्पादन से कोई संबंध नहीं फैक्ट्री का। जो आज की डेट में फैक्ट्री का मतलब ये होता है उत्पादन संबंधी, उसमें उत्पादन से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ लेना क्या था कि व्यापारिक कोठियां स्थापित करना है, उसमें जो अफसर होंगे उनके लिए, और कार्यालय, घर, मकान, घर के उसके अंदर ही, और जो कार्यालय होंगे कार्यालय की बात की जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का द एन एरा ऑफ डार्कनेस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो उसके बाद हाँ संबंध क्या सब, उसके बाद क्या किए कि फैक्ट्री स्थापित करना, प्लस जहां फैक्ट्री स्थापित करेंगे उस क्षेत्र पे कब्जा जमाना, ये था उनका उद्देश्य। सिर्फ व्यापार करना आर्थिक उद्देश्य नहीं था, प्रशासनिक दृष्टिकोण ने भी हमें साम्राज्य को विस्तार करना है ताकि एक लंबे समय तक हम वहां टिके रहे और व्यापार कर सके और अपने माल को, जो तैयार माल है, उसे सस्ते दर में बेचे वहां पे,
और नहीं सस्ते नहीं, सॉरी, महंगे दर में बेचे, और वहां से जो है जो माल, जो कच्चे माल है, हम सस्ते दर में उठाए। उनका मकसद ये शुरू से यही रहा, ब्रिटिश कंपनी का व्यापार करने का मकसद। सबसे पहले दरबार में कौन आया, पहला कौन सा यात्री था, ब्रिटिश यात्री वो आया था। देखिए कौन आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस। कौन, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो आया था वो कब 1609 ईस्वी में आया था, और किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस 609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में। उसमें उत्तर भारत पे जो शासन चल रहा था वो मुगल साम्राज्य का शासन था, जो शक्तिशाली शासक था, उसमें जहांगीर का शासन चल रहा था। उनके दरबार में एक आज्ञा पत्र लेके आया कि हमें भी व्यापार का मौका दिया जाए और फैक्ट्री स्थापित करने का मौका दिया जाए। उसके बाद जब चलेंगे देखेंगे दूसरा यात्री कौन आया, दूसरा यात्री कौन आया, ये देखिए हॉकिंस के बाद जो आया, ये देखिए ये फिगर है, ये एम्पायर का, इंडिया के एम्पायर का है कि कहां कहां ब्रिटिश कंपनी अपनी शासन स्थापित की। जो लोगो है वो क्षेत्र दिख रहेंगे, उस क्षेत्र पे इन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। जब कंपनी व्यापार करना शुरू कर दी, और व्यापार करने के बाद जो साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया, विस्तार करना शुरू किया, तो उस समय का ये कंडीशन है। ब्रिटिश मैप के माध्यम से देख सकते हैं आप कि भाई किस किस क्षेत्र में उन्होंने सब क्या अपना फैलाव किया। सबसे पहले तो पश्चिमी तट पे ही करेंगे व्यापार, उसका दक्षिणी भारत में, उसके बाद धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं उत्तर भारत में, क्योंकि उत्तर भारत में उस समय शक्तिशाली शासक के रूप में मुगल शासक थे, तो उनके साथ साम्राज्य विस्तार करना मुश्किल था। चलिए सब एक एक कहानी बताएंगे, फैक्चुअल चीज है, फैक्चुअल चीज बताते रहेंगे आपको। उसका दूसरा जो व्यापारी आया वो कौन आया, तो ये फिगर मत देखिए कौन आया, सर थॉमस रो। कौन, सर थॉमस रो आया, और कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये आया, मुगल एम्पायर के दरबार में आया था। ये कब आया था, तो 1611 की घटना है ये, 1611 और 12, लेकिन 12 मिलेगा, 11 घटना है ये, ठीक है। ये इनके दरबार में आया था, उसमें भी कौन था, जहांगीर का ही शासन चल रहा था, क्योंकि जहांगीर का शासन जो था 1605 से लेकर 27 तक शासन था। वो आज्ञा पत्र लेके आया कि हमें भी फैक्ट्री स्थापित करने का मौका दिया जाए और व्यापार करने का मौका दिया जाए। चलिए उसके बाद देखते हैं, विलियम हॉकिंस सूरत में मिला था, सूरत में मिला था। अब फैक्चुअल चीजों पे आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है तो कैसे होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन होता है वो, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये कलर लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन यानी अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फैक्चुअल चीजों पे आते हैं, उसके बाद में हम कहानी बताएंगे आपको। 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर नाम से विख्यात, मर्चेंट एडवेंचर नाम से क्या हुआ, मर्चेंट एडवेंचर नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के उद्देश्य से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज नामक कंपनी की स्थापना की। इन 1959 some merchants known as merchant adventurers established a company named, क्या नाम था, गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ऑफ द ईस्ट इंडीज, और द पर्पस ऑफ द ट्रेडिंग विथ ईस्ट, पूरब की तरफ। हमने पहले ही बताया था कि जो कंपनी बनाई गई उसमें था कि केप ऑफ गुड होप के पूर्व की तरफ आपको व्यापार करना है, और 15 वर्ष की आज्ञा पत्र दे दी गई थी। दूसरा हुआ कालांतर में इसी कंपनी का संक्षिप्त नाम, इसी कंपनी का संक्षिप्त नाम जो कहलाया ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाया। Now later the name of this company was shortened ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए आगे देखते हैं, फैक्चुअल चीजें इसमें। ये देखिए यह स्थापना कब हुई, 1599 में मर्चेंट बनाया कंपनी के रूप में। उसके बाद 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को आरंभ में 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए
पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार पत्र दे दिया। पूर्वी देश कहां से? मगर और यानी 31 दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट issued a royal charter and gave this company a non-monopoly to trade with the eastern country for 15 years initially। और किंतु आगे चलकर 1609 इसमें ये बनाया और कहा कि 15 वर्षों के लिए पूरब की तरफ केप ऑफ गुड होप जो है, केप ऑफ गुड होप के पूर्व की तरफ आपको 15 व्यापार करना है। इसी कंपनी के एक अधिकार देखिए, किंतु आगे चलकर 1609 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चित काल व्यापारी के अधिकार प्रदान कर दिया। 1600 की घटना यह है कि इन्होंने कहा कि 15 वर्षों के लिए कहा, मगर 1609 में यह घटना घटी कि वहां जो राजा थे ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारी के एक अधिकार दे दिए, यानी बट लेटर इन 609 ब्रिटिश एम्पायर जेम्स फर्स्ट ग्रांटेड द कंपनी एंड इंडेफिनिटली ट्रेडिंग एंड मोनोपोली। ये कहा कि अब अनिश्चितकाल के लिए व्यापार कीजिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो सिर्फ एक स्लाइड से या एक वीडियो से नहीं पढ़ा पाएंगे। जब ये हम आजादी तक ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार को पढ़ाते रहेंगे, मगर आगमन है ब्रिटिश कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो आगमन जो प्रश्न आए हैं उस पे बल बताएंगे। धीरे धीरे करके कहां कहां ये प्रशासनिक विस्तार कैसे किया, साम्राज्य विस्तार कैसे किया, किनसे कौन सा युद्ध लड़ा, सब पढ़ाएंगे और सब पीवाईक्यू के माध्यम से पढ़ाएंगे, सबको एनालिटिकल के माध्यम से पढ़ाएंगे और उस सब पे ज्ञान देंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे हम और कुछ कहानियां बताएंगे। उसके बाद घटना क्या घटी 1609 ईस्वी में, अभी जस्ट बताया कि फिगर के माध्यम से हम कि 1609 में ही कौन आया था? विलियम हॉकिंस आया था। देखिए यहां पे 1608 ईस्वी में इस कंपनी ने भारत की पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। कब? 1608 ईस्वी में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। कहां? भारत के पश्चिमी तट पे सूरत में ये कंपनी खोलने का, फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। और तब व्यापारी कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस, जिसको इंग्लिश की उपाधि दी गई है, जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। अभी हम फिगर्स बता दिए कि जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आए थे, जिसको इंग्लिश की उपाधि भी दी गई थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि एक शाही फरमान द्वारा सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत मिल गई। यानी 1608 द कंपनी डिसाइड टू ओपन ए फैक्ट्री इन सूरत ऑन वेस्टर्न कोस्ट पे। द ट्रेडिंग कंपनी देन सेंट कैप्टन हॉकिंस द कोर्ट ऑफ द जहांगीर टू सीक रॉयल परमिशंस। पूछा जाता है कि किसके परमिशन से कैप्टन हॉकिंस आए थे, तो वो जहांगीर के दरबार में क्या शाही फरमान द्वारा आए थे। ये 1660 में डिसाइड किया। 1611 ईस्वी में दूसरी घटना यह घटी कि 1611 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अंग्रेज कैप्टन मिल्टन पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति में सफलता पाई। दूसरी घटना क्या घटी? दूसरा कौन आया? तो 1611 ईस्वी में कौन? कैप्टन मिल्टन आया जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर का शासन काल अभी जस्ट बताए हैं 1605 से लेकर 27 तक शासन था, और उसमें मुगल शासन था, बहुत ही शक्तिशाली शासन था। वो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक शासन कर रहा था और पश्चिमी उत्तर भारत तक शासन कर रहा था। उसके बाद जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में, कब? 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। कब जहांगीर ने? तो 1613 ईस्वी में। ये पूछा गया प्रश्न है कि कितने ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई? तो 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री स्थापित की गई जहांगीर के क्या अनुमति से। यानी इन 1611 इंग्लिश कैप्टन मिल्टन रीच द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर and Jahangir and succeed in getting permission to do trade. And in 1613, Jahangir permitted to English to establish a permanent factory in Surat. और अंग्रेज कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप, देखिए
कहा सूरत के समीप स्वाली का मैदान, स्वाली के मैदान पूछा गया युद्ध, स्वाली के में पुर्तगालियों की जहाजी बेड़ा को पराजित किया। जो समय तक पुर्तगाली कंपनी का क्या था, वर्चस्व चल रहा था व्यापार के लिए भारत में और इंडोनेशिया के अकोन मसाला द्वीप, स्पाइस जो है आइसलैंड जो था उस पे, जिसको ईस्ट इंडीज कहा गया था। तो उसने क्या किया कि स्वाली के मैदान में बेस्ट द्वारा, किसके द्वारा, बेस्ट द्वारा उनको हराया गया, पुर्तगाली बेड़ों को हराया गया और कर उनकी व्यापारिक एक अधिकार को भंग कर दिया। जो अब तक व्यापारिक एक अधिकार बनाए हुए थे और सिर्फ पुर्तगाली कंपनी ही व्यापार कर रही थी भारत के साथ, उसको वो भंग कर दिए। कहां, कौन से मैदान में, इंग्लिश कैप्टन बेस्ट डिफेंड बाय द पुर्तगीज इन स्वाली, नियर स्वाली इन सूरत, सूरत के पास ही स्वाली पड़ता है, यानी सूरत के पास ही स्वाली पड़ता है। यहीं पे उन्होंने पुर्तगीज कंपनी के जहाजी बेड़ों को पराजित किया और एक अधिकार को भंग कर दिया। उसके बाद ये व्यापार करना शुरू कर दिया। चलिए नेक्स्ट जो फैक्ट है देखते हैं क्या है। एक एक चीजों को ध्यान रखना है, प्रश्न इसी टाइप पूछे जाते हैं और हर वर्ष यूरोपीय कंपनियों के आगमन से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखिए अब उसके बाद ये जब 1617 की घटना हो गई, जो बेस्ट द्वारा हराया गया, उसका 1615 ईस्वी में, और जस्ट बताए हम कि 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम की एक दूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में फिर आए। कौन आया, तो थॉमस रो आया। कौन, थॉमस रो आया, जहांगीर के दरबार में आया फिर 1615 ईस्वी में। अभी फिगर भी बताए हैं वीडियो के माध्यम से कि थॉमस रो आया था। इसका उद्देश्य क्या था कि एक व्यापारिक संधि करना। हिज पर्पस वेंट टू इंटर इनटू ए ट्रेड ट्रीटी। और थॉमस रो ने मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए अधिकार प्राप्त कर लिया। तो ये प्राप्त कौन किया, तो जेम्स प्रथम द्वारा ये प्राप्त किया गया पूरा अधिकार। हर भाग में, सिर्फ सूरत में ही नहीं, सूरत के अलावा भारत के सभी भागों में हम फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे और व्यापार करेंगे। मगर ये अपने कूटनीतिक चाल से बाज नहीं आते थे। जहां जहां छोटे छोटे शासक थे उनको आपस में लड़ा देते थे, उन पे कब्जा कर लेते थे, उनको लालच देते थे और जहां जहां फैक्ट्रियां स्थापित करते थे उस क्षेत्र पे अपना कब्जा जमा लेते थे। इसलिए बाद में देखेंगे कि जब एक्ट आएगा तो वो क्या गवर्नर जनरल स्थापित करेंगे और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते जाएंगे। ये कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती की बात करते हैं हम लोग। फिर 1623 ईस्वी तक, कब तक, 1623 ईस्वी तक क्या हुआ, सूरत में, आगरा में, अहमदाबाद में, मछलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम जिसको बोलते हैं, भरूच में अपनी व्यापारिक कोठिया की स्थापना कर ली थी। कब तक, 1623 ईस्वी तक। कहा, यह सूरत, आगरा, मध्य भारत में। आगरा भाई राजधानी हुआ करती थी, दिल्ली राजधानी, शाहजहां समय दिल्ली राजधानी है, उसके पहले आगरा ही राजधानी हुआ करती थी, वो सिकंदरा वाला बेल्ट। और अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, इस सभी पे अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर लिया इन्होंने। यानी 1623 द इंग्लिश हैड एस्टैब्लिश्ड बाय देयर ट्रेडिंग हाउसेज इन सूरत, आगरा, अहमदाबाद एंड मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम जिसको बोलते हैं। उसके बाद घटना क्या हुई, 23 के बाद, थॉमस रो में 23 के बाद जब स्थापित कर लिए, तो अब देखिए कहानी, तब इनकी कहानी देखिए कैसे ये कूटनीतिक चाल चलते हैं। कहानी ये होता है कि ये उत्तर भारत में तो व्यापारिक कोठियां स्थापित कर लिए, मुगल बादशाह शक्तिशाली था तो कुछ 3-5 नहीं कर सकते थे, कूटनीतिक चाले नहीं चल सकते थे, सिर्फ वो व्यापार कर रहे। मगर उसी समय दक्षिण भारत की जब स्थिति देखेंगे तो दक्षिण भारत में क्या हुआ, उसमें जो विजयनगर साम्राज्य था, जो 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य, जो राक्षस तंगरी का युद्ध हुआ, उसके बाद वो समाप्त हो चुका था, वो कमजोर हो चुका था और वहां छोटे छोटे शासक हो चुके थे। तो वो क्या किया कि अब वो दक्षिण भारत, उनको लगा कि हम दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा सुटेबल काम कर सकते हैं और वहां फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे। शासक छोटे छोटे हैं, यदि उनको लालच दे देंगे, उनको युद्ध में हराएंगे, उसके बाद वहां पे अपना क्या करेंगे, अपना
वो स्थापित कर लेंगे, साम्राज्य विस्तार कर लेंगे। घटना देखिए क्या है कि दक्षिण भारत में, कब दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी, पूछा जाता है कि साउथ इंडिया में ब्रिटिश जो है एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट ट्रेडिंग हाउस इन मछलीपट्टनम इन 1611 यानी 1611 ईस्वी में उन्होंने स्थापित किया था। तत्पता उसके बाद 1639 ईस्वी में मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई। कहां? मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई इनके द्वारा। क्या घटना हुआ? कि वहां पे एक लोकल बॉडी था 1639 ईस्वी में मद्रास में, और दक्षिण भारत में देखिए कि भाई विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो चुका है। अब दक्षिण भारत में ही हम लोग सुटेबल बिजनेस कर सकते हैं और ट्रेडिंग अच्छा कर सकते हैं और साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं, और जहां व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे वहां पे हम कब्जा भी कर सकते हैं। तो उसका उन्होंने शुरू कर दिया। जो छोटे छोटे शासक थे उनको लालच दिया, उनको कहा कि भाई हम ट्रेड में भागीदार बनाएंगे, चुंगी उठाएंगे, आधा दे देंगे आपको, आधा आप करेंगे, ट्रेडिंग का उनको मौका दीजिए और ट्रेड करने का उनको मौका दे दिया। उसके बाद 1611 के बाद वो 1639 में मद्रास जो है पट्टे पर लिया उन्होंने। क्या पे लिया? पट्टे पर लिया मद्रास। और जल्द ही गतिविधि कहां पहुंच गई? 39 में वो मद्रास में 1639 में एक स्थानीय राजा था। उस राजा से कहा कि हम मद्रास जो है हमको दे दिए पट्टे पे, और हम क्या करेंगे, यहाँ व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करेंगे, व्यापार करेंगे, और वहां पे एक काम और करेंगे कि हम यहाँ जो फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे और पट्टे पे लेंगे तो प्रशासन भी हम ही चलाएंगे, सिक्के भी ढालेंगे, और सिक्के ढालने की अनुमति भी उनसे वो ले लिया। और बंदरगाह पे जो चुंगी प्राप्त होगा उसका आधा भाग आपको दे देंगे और आधा भाग हम रख लेंगे। लालच देखिए कैसे देता है दक्षिण भारत में। और यहां अंग्रेजों ने अपने फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक ऐसा छोटा सा किला बना दिया जो बाद में सेंट फोर्ट जॉर्ज के नाम से जाता है। सेंट फोर्ट आगे फैक्ट में होगा, सेंट फोर्ट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। और ये किसको लिया प्रभाव में? वहां के लोकल एक सरकार थी, लोकल राजा थे, उससे वह स्थानीय पट्टे पे ले लिए और उनको लालच दिया कि प्रशासन चलाने दीजिए, सिक्के ढालने दीजिए, और बंदरगाह में चुंगी आएगा, आधा आपको देंगे, आधा हम रख लेंगे। इन फर्स्ट फैक्ट्री established by the British East India Company was opened in the बालासोर उड़ीसा in 1630 की कहानी है। ये दक्षिण भारत की कहानी है, साउथ इंडिया की कहानी है, दक्षिण भारत की कहानी है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में आसानी से अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर दिए, प्रशासनिक सुविधाएं भी देखने लगे, तो व्यापार आसानी से होने लगा। अब उनकी नजर गई पूर्वी भारत की तरफ, ईस्टर्न की तरफ गई हो, ईस्ट की तरफ गई हो। तो देखिए कि पूर्वी भारत में, अब पूर्वी भारत की घटना बता रहा हूं मैं, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया। कहां? उड़ीसा के बालासोर में खोला गया, पूर्वी भारत में, यानी पूर्वी भारत की बात में कर रहा हूं, उड़ीसा के बालासोर में खोला गया। फिर उन्होंने 1651 ईस्वी में हुगली नगर में व्यापार करने की अनुमति भी मिल गई। कब? कहां? हुगली नगर, यानी हुगली नगर यहां पे पश्चिम बंगाल में हुगली नगर में इनको 1651 में व्यापार करने की अनुमति भी मिल गई। और तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने पूर्वी भारत में, बंगाल में, बिहार के बीच में पटना जो है राजधानी है उसका, और ढाका, और पूर्वी भारत में उसमें क्या आता था? बांग्लादेश भी आता था। तो ढाका में अपनी फैक्ट्रियां खोल ली है, यानी लेटर फैक्ट्रियां आर ओपन इन द बंगाल, बिहार, पटना और ढाका। और धीरे धीरे ये फैक्ट्रियां वहां खोल लिए, वहां से आसानी से कच्चे माल प्राप्त करने के लिए और अपने तैयार माल बेचने के लिए फैक्ट्रियां खोल ली उन्होंने। क्योंकि उसमें जो बंगाल रीजन था, पूर्वी भारत रीजन था, वो बहुत समृद्ध था और कच्चे मालों के लिए उपलब्धता आसानी से हो जाती थी। उसके बाद पूर्वी भारत में कहानी ये हुई, पूर्वी भारत में देखिए कहानी इसमें और बताते हैं, ऐसे माने नहीं ये लोग, ऐसे नहीं माने। और देखिए क्या हुआ इनके साथ घटना, अभी बताया ना कि फ्रांसीसी डे, कौन? फ्रांसीसी डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा मद्रास को पट्टे पर ले लिया, जहां कालांतर में किलेबंदी कोठी बनाई
और इसी कोठी का नाम जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दे दिया गया। अभी बताया है, ये दक्षिण भारत से लिंक करके बताए थे, और फैक्ट आगे आ गया था, इसलिए मैं बताया कि फ्रांसीसी डे टुक मद्रास ऑन लीज फ्रॉम द किंग ऑफ चंद्रगिरी इन 1639 where fact या fortified house was built later. This house was named by Fort St. George. इसका नाम दिया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान, दक्षिण भारत की घटना है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान के माध्यम से गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। यानी इन 1632 द इंग्लिश वे आर अलाउड टू द ट्रेड फ्रॉम फ्रीली इन द गोलकुंडा स्टेट ऑफ ए गोल्डन डिक्री इशूड बाय द सुल्तान ऑफ द गोलकुंडा। यह घटना यहां से इनको मिल गई, गोलकुंडा पे भी इनका क्या हुआ कि व्यापार करने का अधिकार मिल गया दक्षिण भारत में। फिर अब आएंगे, अब पश्चिम भारत की तरफ आते हैं हम। 1668 ईस्वी में इनको मुंबई मिल गया दहेज में। कल घटना बताए थे हम, नहीं कल पिछले क्लास में बताए थे घटना कि पुर्तगाली राजकुमारी की कैथरीन की शादी जाती है चार्ल्स द्वितीय से, और उसके बाद मुंबई दहेज में दे देते हैं, और वही मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे वो ब्रिटिश कंपनी को भेज देते हैं। तो 1668 की घटना थी। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बंबई को प्राप्त कर लिया, यानी ये बंबई वाला बेल्ट प्राप्त कर लिया ये। और अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ये पश्चिमी तट के व्यापार करना था, केप ऑफ गुड होप से आना था, तो पश्चिमी तट पर कंपनी के मुख्यालय के रूप में जो सूरत जो था कंपनी का मुख्यालय, वो बंदरगाहों में सूरत के स्थान पे जल्द ही मुंबई ले लिया। पहले जो सूरत में पहली फैक्ट्री थी और वो मुख्यालय था, उसका शिफ्टिंग करके वो मुंबई ला दिया, जो दहेज के रूप में मिला था, और ब्रिटिश कंपनी को वो वार्षिक किराए पे भाड़े पे मिल गया। तो एक वो भाई पुर्तगालियों से एक आसानी से मिल गया इनको, बताएंगे और इन्हीं के समानांतर डच कंपनी भी व्यापार कर रही थी, तो उन्हें डचों को कैसे बाहर किया ये भी बताते हैं। पहले इस पे आ जाते हैं पहले हम। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए घटना क्या होती है कि 1686 घटना है, पूर्वी भारत की घटना है, उसमें शासन था कौन का? औरंगजेब का शासन था। क्या घटना होती है कि 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। अंग्रेज जिस हुगली पे व्यापार करने के लिए उनको एक अधिकार दिया गया था, फैक्ट्री स्थापित की थी, उस हुगली को लूट लिया, और परिणाम स्वरूप उनका मुगल सेनाओं से संघर्ष हुआ। घटना यह हुई कि उन्होंने मुगल शासक को जो थे वो कमजोर आंक लिए। क्या जैसे दक्षिण भारत में आसानी से हम क्या कर लिए थे, व्यापार का एक अधिकार कर लिए थे धीरे धीरे, उसी तरह हम क्या करेंगे, पूर्वी भारत में हुगली को लूट लेंगे। और शासन जहांगीर के बाद शाहजहां औरंगजेब आ चुका था। औरंगजेब लगातार युद्धों में भाई युद्धरत था, दक्षिण भारत के युद्ध में युद्धरत था, तो लगा कि ये कमजोर शासक है और हुगली को लूट लेंगे और हुगली पर धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं, उनकी सोच जो यही झूठी साबित हुई। और 1686 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को हुगली से लूट लिया, और पहली बार संघर्ष हुआ मुगल और अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष हुआ। और संघर्ष में यह हुआ कि मुगल जो शक्तिशाली शासक था, इन अंग्रेजों को हराया, और हराने के बाद वो गंगा के एक द्वीप के तट पे छिपने के लिए मजबूर कर दिया, जहां बीमारियों का गढ़ था। क्या था? बीमारियों का वो गढ़ था, वहां पे छिपने के लिए मजबूर कर दिया। कि घटना कब की है? ये पूर्वी भारत की घटना है। ठीक है। औरंगजेब की स्थिति पूरी तरह उलट गई, वो हार गए, वो समझे कमजोर, मगर अंग्रेजों ने अपनी शक्तिशाली सेना के माध्यम से इनको हराया, और हराने के बाद ये भाग के गए, गंगा के एक द्वीप था उस पे छिपे, और जहां बीमारियों का घर था। और साथ ही उसके बाद मुगल क्या किए कि सूरत में जो फैक्ट्री थी, मछलीपट्टनम जो फैक्ट्री थी,
विशाखापत्तनम जो फैक्ट्री थी, ये आदि कारखानों पे अपने अधिकार खोने पड़े, सब पे अधिकार हो गया मुगलों का। लगा यार पूर्वी भारत में जो हमने साम्राज्य विस्तार किया था तो वो तो एक साथ छिन गया और उन्हें मुगल शासक को कमजोर समझ लिया, ये उलट पड़ गया उनके लिए। और परंतु अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, जब ये मामला उलट पड़ गया तो बहुत ही कूटनीतिक चाल के माध्यम से, विनम्रता के माध्यम से चापलूसी करने लगे। चापलूसी कैसे किए, फिरोजा के औरंगजेब के दरबार में क्षमा याचना मांगे कि मुझे ये माफ कर दिया जाए, हम ये भूल किए हैं। क्या किए हैं, मुझे उन्हें जो अपराध किए है उसके लिए क्षमा याचना मांगी। उन्होंने कहा कि ये जो हम अपराध किए हैं इसके लिए मुझे क्षमा याचना किया जाए और कब क्या व्यापार करने का मौका दिया जाए। और औरंगजेब जो है क्या किया, अपनी सॉफ्ट नेचर दिखाया और कहा ठीक है, इसके बाद आगे उदंडा नहीं करना होगा, उदंडा करेंगे तो फिर फैक्ट्रियां आपको क्या हो जाएगी, कब्जे कर लिए जाएंगे। और उन्हें माफ कर दिया, उन्होंने माफ कर दिया और कहा कि आपको जो व्यापार करना है मुगल शासक के संरक्षण में ही व्यापार करना होगा, मुगल सम्राट के संरक्षण में ही आपको व्यापार करना होगा। और जो भी छूट लेने होंगे उन्होंने छूट लेने की बात की। यह चापलूसी और प्रेमता का उन्होंने प्रचायक बनाया। उसके बाद क्षमा याचना किया और औरंगजेब ने उन्हें क्षमा भी कर दिया और कहा ऐसे नहीं क्षमा करेंगे। उसके लिए उन्हें कहा कि हम 1.5 लाख रुपए, क्या औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए हर्जाने को लेकर लिखा हुआ इसमें 1.5 लाख रुपए हर्जाने मुआवजे देने के बदले पुनः व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। यहां लिखा हुआ है, आफ्टर विच द कंपनी लॉस्ट इट राइट ओवर द फैक्ट्री ऑफ सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापत्तनम ईटीसी, जो भी थे पूर्वी तट पे और पश्चिमी तट पे, वो जो मुगल शासक के अंदर आते थे, सब पे उन्हें कब्जा कर लिया। बट ऑन द एपोलॉजी ऑफ द इंग्लिश, औरंगजेब गेव देम द राइट ऑफ ट्रेड अगेन इन द एक्सचेंज फॉर ए कंपनसेशन ऑफ 1.5 लाख रुपीज। 1.5 लाख रुपए पे कंपनसेशन किया। अब क्यों किया, इसमें भी चाल था किसका, मुगल शासक का। मुगल शासक सोचे कि स्थलीय स्तर पे तो हम मजबूत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इनसे चुंगी ले लेंगे और मेरे संरक्षण में काम करेंगे। मगर जमीनी स्तर पे, जिसको जमीनी स्तर बोलते हैं, मगर समुद्री स्तर पे ये बहुत मजबूत है। क्या मुगलों द्वारा यह माना गया कि कंपनी के द्वारा दिए गए विदेशी व्यापार से, अच्छा वो बोला कि ये समुद्री स्तर पे बहुत मजबूत है, तो जो भी बात यदि ब्रिटिश कंपनियां, क्या बोलते हैं कि मुगल कंपनियां जो व्यापार करती हैं जहाज माध्यम से, हो सके वहां पे हमें ये डिस्टर्ब करेंगे। जमीन पर कब्जे होने के बावजूद अंग्रेज समुद्र में काफी मजबूत थे, इसीलिए वो ईरान, पश्चिम एशिया, उत्तर और पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार करते थे और पूर्वी एक के साथ व्यापार कर रहे थे। तो भारतीय व्यापारी और जहाजरानी के रूप में जो व्यापार करेंगे हो सके उन तहस नहस कर दे, इसीलिए माफ किया। पहला खोज हुआ। दूसरा खोज ये हुआ कि ठीक है, कुछ भी है, फायदा तो हमें भी हो रहा है और यहां भारत के व्यापारियों को भी हो रहा है और जो काश्तकार है उनको भी हो रहा है, क्योंकि वो माल बना रहे हैं और बेच रहे हैं, इनको व्यापारियों को फायदा हो रहा है कि व्यापार करके इनको दे रहे हैं। और इससे क्या हुआ कि और सरकारी खजाने में पैसे भी तो आ रहे हैं टैक्स के रूप में, चलो इनको माफ कर दिया जाए, कुछ तो कुछ आ रहा है। इसी सोच को लेकर औरंगजेब ने इनको माफ कर दिया। ठीक है, औरंगजेब माफ कर दिया और फिर इनको व्यापार करने का अधिकार मिल गया 1.5 लाख खजाने के रूप में। उसके बाद क्या हुआ कि 1691 ईस्वी में जारी एक शाही फरमान के तहत एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से छूट दे दी गई थी। 1691 ईस्वी की घटना है, एक शाही फरमान के माध्यम से। कब? 1691 की घटना है, एक शाही फरमान के माध्यम से कंपनी को क्या हुआ, व्यापार करने का छूट प्रदान कर दिया गया। एक शाही फरमान के माध्यम से एक मुश्त वार्षिक कर दीजिए और बदले में कंपनी को बंगाल में सीमा शुल्क से छूट दे दी गई थी। ये बंगाल के रीजन की बात है। ठीक है, कहा कि ये बंगाल रीजन की बात है
उसके बाद देखिए घटना क्या है, उसके बाद इस कहानी के बाद देखिए कहानी आगे क्या निकल के आता है। 1698 ईस्वी में 1698 ईस्वी में अजीमुस्तान द्वारा, अजीमुस्तान जो बंगाल की बात है, जो गवर्नर था अजीमुस्तान द्वारा अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकत्ता यानी कालीघाट एंड कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांव को जमींदारी दे दी। और इन्हीं को मिलाकर जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की नींव रखी, यानी इन 1698 अजमुस्तान हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश द जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस नेमली सूतानाती, कालीकट और एंड गोविंदपुर। द ब्रिटिश गॉट दिस। जॉब चार्नोक लेड द फाउंडेशन ऑफ द कलकत्ता बाय कमिंग डैम। और कंपनी की इस नई किलाबंदी का बस्ती का नाम क्या कर दिया, फोर्ट विलियम नाम दे दिया गया। और दिस न्यू फोर्टिफिकेटेड सेटलमेंट ऑफ द कंपनी वाज नेम्ड बाय फोर्ट विलियम्स। और इस किलाबंदी की बस्ती सुचारू प्रशासन का भी अधिकार उनको दे दिया गया और प्रशासन के लिए एक प्रेसिडेंसी की स्थापना की, काउंसिल का व्यवस्था किया गया और चार्ल्स आयर को प्रथम प्रेसिडेंसी नियुक्त किया गया, प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। कहां पे? ये घटना है कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम की स्थापना की गई उसकी घटना है। ठीक है, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम की स्थापना की गई उसकी घटना है। उसके बाद कलकत्ता में को अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में अपना पहला प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित कर दिया। कलकत्ता को ही अंग्रेजों ने 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया। कलकत्ता वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट प्रेसिडेंसी टाउन बाय द ब्रिटिश इन 1700। और कलकत्ता 1774 से लेके 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी रही। और जब जॉर्ज प्रथम आते हैं तो उनके बाद जब राजधानी चेंज होता है दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद, तब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आती है। 1774 से लेके 1911 तक ये जो कलकत्ता था वो ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी रही। ठीक है, नेक्स्ट घटना क्या है देखिए। अब देखिए इसके बाद फिर और मिलता है फरमान। 1700 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और उनके बेटों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, तो जब आता है आधुनिक भारत का दौर आता है तो उसमें भाई मुगल काल का जो आगे का शासक होते हैं उसी शासकों में खूनतः 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारुखसियर द्वारा की इलाज के लिए कंपनी ने एक डॉक्टर विलियम हैमिल्टन द्वारा किए जाने से फारुखसियर बहुत खुश हो जाता है। और फारुखसियर ने क्या किया, कंपनी को व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान जारी कर दिया कि जाओ कोई बात नहीं व्यापार। और कमजोर भी हो चुके थे उत्तर मुगल का जिसको बोलते हैं हम लोग। और फरमान के अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक कर पे 3000 रुपया फिक्स किया गया था, चुकाकर निःशुल्क व्यापार करने तथा मुंबई में कंपनी डला ढाले गए सिक्कों के संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा भी मिल गई। यानी लिखा हुआ है इन 1717 मुगल एम्पायर फारुखसियर वाज ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर द कंपनी विलियम हैमिल्टन एंड फारुखसियर इशूड बाय फरमान up to the company granting trade facilities. Under the Farman, the company was allowed to free trade of paying a fixed annual tax. और टैक्स क्या था 300 rupees and to use the coins minted by company in Bombay throughout the Mughal Empire. पूरे मुगल एम्पायर में आप सिक्के ढाल के आप चला सकते हैं। और उन्होंने वही कर देने पड़ते थे जो भारतीयों को देने पड़ते थे। ये फारुखसियर की घटना। उसका ब्रिटिश इतिहासकार इसको क्या बोलते हैं, ओम्स ने, ब्रिटिश इतिहासकार ओम्स, पूछा गया प्रश्न कि किस इतिहासकार ने इसको मैग्ना कार्टा कहा है। इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा है। ओम्स द्वारा कहा गया ब्रिटिश अधिकार को एक बहुत बड़ा फरमान मिल गया। और यही सिर्फ बंबई क्षेत्र में नहीं, पूरा गुजरात दक्कन को भी इस क्षेत्र से बढ़ा दिया गया कि वहां पे भी आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट घटना देखते हैं क्या है।
ये ब्रिटिश कंपनी की आरंभिक घटना की बात मैं कर रहा हूं। देखिए अब आ गया, और पहले ही बताया था कि फैक्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी भारत में कंपनी की फैक्ट्री शब्द का अर्थ क्या होता है। एक किलाबंदी क्षेत्र होता है जिसके अंदर गोदाम होंगे, दफ्तर होंगे और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होंगे। उत्पादन से कोई मतलब नहीं, उत्पादन नहीं होता था। यानी द कंपनी फैक्ट्री इन इंडिया वाज फोर्टिफाइड एरिया containing warehouse, office and houses from the company employees। ये होता है फैक्ट्री का अर्थ। यदि पूछे आपसे फैक्ट्री का अर्थ क्या होता है तो यही बताएंगे आप किसी को भी। देखिए आगे, अच्छा ये देखिए, ये फिगर लगाया गया है, ये फैक्ट्री का फिगर है, ये फैक्ट्री का फिगर है कि भाई फैक्ट्री स्थापित किया जाता है तो एक व्यापारिक कोठी प्लस छोटे छोटे आवास, जो वहां पे दफ्तर थे, आवास थे अधिकारियों के, वो है, इसलिए फिगर लगाया गया है इस पे। चलिए इसके पहले मैं एक घटना बता दूं कि डच जो पैरेलल व्यापार कर रहे थे, कौन? डच जो इनके साथ पैरेलल व्यापार कर रहे थे वो कहां गए? क्या कि उन्होंने भी कंपनी स्थापित की थी, फैक्ट्री स्थापित की थी। तो घटना यह है कि इंडोनेशिया में द्वीपों से हो रहे मसाले के व्यापार की भागीदार के लिए अंग्रेज भी डचों से संघर्ष करना शुरू किए, क्योंकि ये भी चाहते थे कि हम मसाले का व्यापार करें इंडोनेशिया बेल्ट से, और डच भी व्यापार कर रहे थे। तो दोनों के बीच इंडोनेशिया से व्यापार की, मसाले के व्यापार के चलते ठन गई, प्रतिद्वंदता स्थापित हो गई, और इन दो शक्तियों के बीच में रह के होने वाली जो प्रतिस्पर्धा थी वो 1654 ईस्वी में आरंभ हुई। कब? 1654 ईस्वी में आरंभ हुई, डच के साथ आरंभ हुई, और 1667 ईस्वी में, कब? 1667 ईस्वी में यह समाप्त हो गया। पुर्तगाली तो चले ही गए, पुर्तगाली तो चले ही गए, अब डच के साथ था इनका प्रतिस्पर्धा। डच इनके पैरेलल व्यापार कर रहा था भारत के साथ। 1654 ईस्वी में इंडोनेशिया के मामलों को लेकर दोनों के बीच में ठन गई, और ठनने के बाद जो प्रतिस्पर्धा स्थापित हुई, और उसके बाद 1667 ईस्वी में समाप्त हो गई। और समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पे जितने दावे किए थे कि हम यहाँ व्यापार करेंगे, सारे दावे छोड़ दिए, और वो सिर्फ डचों को दे दिए कि आप डच करेंगे व्यापार वहां पे। मगर डच ने भी भारत में जितने अधिकार के दावे किए थे व्यापार करने के, वो सब भी वो छोड़ दिए, कहें कि अब अंग्रेज यहाँ व्यापार करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं, अब हम सीधे सीधी अंग्रेजी बस्तियां को है दे दिए, उनको अंग्रेजों को दे दिए थे, और वो सीधे अब वो चले गए कहां? इंडोनेशिया तक शिफ्ट हो गए, दक्षिण पूर्व एशिया से वो व्यवहार करने लगे। भारत से इनका कोई मतलब नहीं, जितनी अंग्रेज बस्तियां, जितनी बस्तियां थी वो अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, अब आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। ये घटना 1717 तक की घटना है, 1717 तक की ही घटना है। इसके आगे घटना प्रश्न के माध्यम से हम आगे बताते रहेंगे। पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हम उसको क्या करेंगे? ब्रिटिश कंपनी में ब्रिटिश सरकार की भी बातें करेंगे हम। अब पहले क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया कि 17वीं शताब्दी की पहली तिमाही में निम्नलिखित में कहां अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थापित हुए थे? 17वीं शताब्दी कहने का अर्थ हुआ 1600 से 1699, और पहली तिमाही कहने का अर्थ हुआ यानी 3 मंथ। पहली तिमाही कहने का अर्थ हुआ यदि 4 भाग में बांटेंगे, पहली तिमाही की बात कर रहे हैं। तो अभी बताए थे अब जस्ट हमको कि क्या ये भ्रौच है, ये चिकन कोल है, त्रिचनपुली है, ठीक है। तो कहां उन्होंने कंपनियां स्थापित की, फैक्ट्री स्थापित की? देखें प्रश्न पूछ दिया, कारखाने कहां स्थापित किए थे? ये भ्रौच है। In the first quarter of the 7th century, were among the following were the factory of English East India Company located। 21 आप लोग कमेंट करके इसका जवाब दीजिएगा। भ्रौच, उसके बाद चिकाकोल या त्रिचनपल्ली, कहां कहां इन्होंने स्थापित किया था? तो 1623 तक अब बताए थे कि सूरत का भ्रौच कहां कहां था? सूरत था, भ्रौच था, अहमदाबाद था, आगरा था, मछलीपट्टनम था। सूरत, भ्रौच, तो क्या आंसर होगा? ओनली 1 होगा इसका आंसर।
यानी ये बताए थे कि 23 तक सूरत, भरूच, अहमदाबाद और मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर लिए थे। फर्स्ट स्टेटमेंट था ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वलियन भरूच में सिर्फ स्थापित किए थे उन्होंने। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पीवाई की स्थिति। दूसरा प्रश्न है कि किसकी अनुमति से सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? 2009 का प्रश्न है। तो 1609 की घटना है, 1609 की घटना है। और ये पहले आई हॉकिंस, उसका 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया इन्होंने। यानी वो वाज द परमिशन टू द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। कब? किसके? तो जहांगीर के दरबार में जो आए थे उनके परमिशन से फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित की सूरत में। ये 2009 का प्रश्न है। देखिए कितना ही प्रश्न है, हर साल प्रश्न बनते हैं कंपनियों से, हर साल प्रश्न बनते हैं स्टील कंपनी से। किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो है जहांगीर। क्या? जहांगीर के समय में सूरत में पॉली फैक्ट्री खोली थी इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। यह प्रश्न पूछा है 2006 में कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाना, व्यापारिक चौकियां यानी फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित करने की अनुमति कहां दी गई थी? 2006 में बंगलोर, मछलीपट्टनम, मद्रास, सूरत। तो 1613 ईस्वी में सूरत में दी गई थी। यानी वेयर वाज द इंग्लिश इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू द एस्टेब्लिश ए फैक्ट्री इन 1613 में? तो कहां दिया गया था? सूरत में दिया गया था। सूरत में दिया गया था। यदि दक्षिण भारत की बात पूछे कि दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी, तो क्या मार के आएंगे आप लोग? मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में। मछलीपट्टनम जो था 1611 ईस्वी में कंपनी स्थापित की गई थी पहली बार। और पहली फैक्ट्री स्थापित कहां की थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सूरत में, ये कहा गया। चलिए, ये पूरी रही ईस्ट इंडिया कंपनी की 1717 तक की ये पूरी घटना रही। कहां की? 1717 तक की घटना रही। इसके बाद की घटना हम पढ़ाएंगे फिर आगे क्लास में, जो उस पर पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हम शुरुआत कर चुके हैं और ये आजादी तक साथ में चलेगा। नहीं 57 तक तो कंपनी चलेगा, 58 तक। उसके बाद 58 से जब ब्रिटिश साम्राज्य इसको हैंडओवर करेगा भारत को, तो उसके बाद से ब्रिटिश सरकार पढ़ाएंगे। कंपनी वहीं की थी तो कंपनी वहीं पढ़ाएंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।